प्रधानमंत्री जी को सख्ती के साथ खड़े होकर के फैसला लेने का टाइम है। आप इधर उधर की बात मत करिए। आपके नारेबाजियों से कुछ नहीं होगा, आपकी जुमलेबाजियों से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि वो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो भारत की ग्रोथ के लिए क्रिटिकल हैं और उन पर किसी भी प्रकार का समझौता भारत सरकार नहीं करेगी। यदि 146 करोड़ भारतीयों ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर दिया हिंदुस्तान में, तो अमेरिकन कंपनियों के लिए अच्छा नहीं होगा, उनको ज़्यादा नुकसान होगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स है, मिनरल्स है, खनिज है, इसके अलावा पल्स है, ऐसी इतनी सारी चीजें हैं जो अमेरिका से भारत में भारी संख्या में अमेरिका निर्यात करता है। तो भारत सरकार भी 50% जवाबी टैरिफ अमेरिका पे लगाए। सदन में इनके खिलाफ निंदा का प्रस्ताव, चेतावनी का प्रस्ताव लाते कि ये जो धमकियां दे रहे हैं हमारे संप्रभुता पर अटैक है। नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं प्रत्युष। तो आज से ट्रंप का 50% टैरिफ भारत पर लागू हो चुका है। पहले टैरिफ 25% था, लेकिन जब ट्रंप की पुतिन से बात नहीं बनी और यूक्रेन युद्ध रुकने की राह नहीं निकली, तो ट्रंप को लगा कि पुतिन भारत को तेल बेचकर पैसे कमा रहे हैं और उसी इकोनॉमी को मजबूत करने के साथ ही मजबूती से युद्ध भी लड़ रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को लगा कि वो भारत पर दबाव डालकर रूस से तेल खरीदना बंद करवा सकते हैं और यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं। और ऐसा करके ट्रंप अपने नोबेल पीस प्राइज पाने की महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उनका यह दाव उल्टा पड़ गया। भारत ने झुकने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 50% टैरिफ लागू कर दिया गया। और टैरिफ लागू होते ही सरकार की विदेश नीति और प्रधानमंत्री की ट्रंप से दोस्ती पर सवाल भी उठने लगे। विदेश नीति को लेकर छिड़ गई बहस कि अब भारत क्या करेगा, क्योंकि ट्रंप ने आगे और टैरिफ लगाने की भी धमकी दे दी है। आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। डॉक्टर जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव रंजन है, जेडीयू के प्रवक्ता। डॉक्टर ए के वाजपेयी, एलजेपीआर के प्रवक्ता। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेफ्ट के नेता हैं। किशोर तिवारी जी शिवसेना के नेता हैं, उद्धव गुट के। नीरज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ए के मट्टू हमारे साथ हैं, एक्स-जीएम आरबीआई के। मैं डॉक्टर जफर इस्लाम आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है कि ये मोदी सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि आज ये टैरिफ लगा है। देखिए, विपक्ष को शायद जानकारी नहीं है, जब वो सरकार में थे 2014 तक, उस वक्त कैसी भारत की अर्थव्यवस्था थी। आज दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो दुनिया में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था जो है उसमें भारत में उसका नाम आता है। टॉप 5 टॉप इकोनॉमीज में आता है भारत का नाम। चौथी मजबूत अर्थव्यवस्था जो है वो भारत की है। अब ये जो बातें हैं, जो टैरिफ की बातें हैं, ये टैरिफ का इम्पैक्ट जो है, क्या ये शॉक को हमारी इकोनॉमी एब्जॉर्ब कर सकती है कि नहीं? तो बिल्कुल कर सकती है। देखिए, आज जो अर्थव्यवस्था है उसके कई आंकड़े दे सकता हूं मैं, बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि देखिए आज जीडीपी जो है, जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो करीब 40 बेसिस पॉइंट का पड़ सकता है। लेकिन जो स्टिमुलस अभी सरकार ने जैसे टैक्स कट किया उसका इम्पैक्ट अब आएगा, जो इंटरेस्ट रेट कट किया आरबीआई ने उसका 100 बेसिस पॉइंट उसका आएगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंस किया है जीएसटी में रैशनलाइजेशन का, सब इम्पैक्ट जो है एक ब्रॉड बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करते हैं तो 100 बेसिस पॉइंट का स्टिमुलस इकोनॉमी में आता है। वो अपने आप में ऑफसेट कर देगा जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जरूर भी ये बात कहता हूं कि टैरिफ की वजह से कुछ सेक्टर में, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे और भी कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसको इम्पैक्ट होगा, तो शॉर्ट टर्म में ये पेन होगा। लेकिन उसको जरूर कोई ना कोई ऐसा मेजर्स लेंगे, सरकार लेगी, जिससे ये शॉर्ट टर्म में इसको किसी तरह से इन इंडस्ट्रीज को राहत दी जाए। लॉन्ग टर्म में भारत को उनके टैरिफ से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो उनकी नीतियां हैं उनको उन पर भारी पड़ेगी। इस देश में, हमारे देश में जो
जो बोलते हैं इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो सबसे बड़ी है कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है, फिर उसमें जो कंजम्पशन का जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है 57-58% है। ये बूस्ट जो देंगे जो जीएसटी के द्वारा और ये स्टिमुलस के द्वारा, उससे जो कंजम्पशन बढ़ेगा, उससे जो डिमांड बढ़ेगी, उससे ट्रंप के अमेरिका के इस टैरिफ बम का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। मैं उसको दूसरे तरह से कह सकता हूं, मैं दूसरे तरह से बोल सकता हूं कि देखिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी तकलीफ आए टेम्पररीली, लॉन्ग टर्म में जिस तरह से सोच है वो तकलीफ क्या हो सकती है ये भी बता देश की अर्थव्यवस्था को बस नहीं। देखिए कुछ सेक्टर में, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में जिसमें एक्सपोर्ट होता है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में, या जेम्स एंड ज्वेलरी में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट, उसमें जो है कॉस्ट प्राइस बढ़े, वहाँ मशीनरी, इस तरह की चीजों में थोड़ा सा कॉस्ट जो है, कॉम्पिटिटिवनेस जो हमारी कम हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, उसका हमको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम भारत के उस सेक्टर को अगर सरकार टेम्पररीली शॉर्ट टर्म में हेल्प करती है तो जाहिर है लॉन्ग टर्म में अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे कि हमें उस शॉक को एब्जॉर्ब करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और जो लोग कहते हैं, जो उनको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 3 साल से देखिए हमारा एवरेज जो है ग्रोथ रेट 8% है, इस साल जो 6.5% है, और लास्ट बात बोलूंगा जो एक्सपेक्टेड है इस साल में वो इस अगले क्वार्टर में 6.5 से भी ज्यादा है। और जो S&P जैसी संस्था जब अगर हमको रेटिंग अपग्रेड करती है तो नहीं, रेटिंग अपग्रेड करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि अरे भाई कौन बोल रहे हैं भाई? किशोर तिवारी जी, मैं आपके बीच में, किशोर तिवारी जी मैं आऊंगा आपके पास। तिवारी जी आपको लोगों को बात समझ साहब जोड़ आपको लगता होगा इसलिए कि आपके नासमझी को मैं समझ सकता हूं, लेकिन देश को बदनाम करने का, देश को नीचा दिखाने का, देश को कमजोर बताने का आप लोगों ने ठेका लेकर रखा है क्या? नहीं, ठेका लेकर रखा है क्या? देश को कमजोर बताने का ठेका किसने दिया आपको? अरे भाई आप देखिए S&P जैसी संस्था जिसने नहीं अरे सुनो, बेवकूफी वाली बात मत करो, पगला गया है आज S&P जैसी संस्था तो पगला गया है। आप जो है आपको मेंटली रिटार्डेड लोग भी ऐसी बात नहीं करेंगे। S&P जैसी संस्था जब अपग्रेड करती है तो कुछ सोच के करती है। तुम्हारे जैसे इडियट्स जैसे बातें नहीं तुम्हारे जैसे इडियोटिक माइंड की वजह से नहीं करती है, जिसको अपने देश को नीचा, जो अपने देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर। आपा नहीं, मैं कह रहा हूं अपने देश को समझो, अपने देश को गुलामी के गुलाम, देश को समझो, देश को समझो, देश की संस्थाओं को समझो, देश की तरक्की को समझो, देश की मजबूती को समझो। आप लोग अरे भैया ये डॉक्टर जफर इस्लाम आपकी जानकार भी नहीं है, लाचार है। आपने कहा कि ये टैरिफ लगा है, इस टैरिफ का शॉर्ट टर्म में कुछ असर दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर ज्यादा दिनों तक नहीं दिखने वाला। मैं किशोर तिवारी जी आप ही के पास आ रहा हूं। किशोर तिवारी जी दलाल लोग हैं ना, इन लोग दलाल लोग। मैं किशोर तिवारी जी, क्या भारत इसका डटकर मुकाबला नहीं कर सकता? क्यों विपक्ष को लग रहा है कि भारत सरकार इसका मुकाबला नहीं कर सकती इस टैरिफ का? नहीं, पहले एक बात मैं बताता हूं, ये लोग दूसरे के कंधे में किशोर तिवारी जी से मेरा सवाल था। किशोर तिवारी जी बोले, कभी बना सकते, किशोर तिवारी जी प्लीज बोले। अरे कंधे पे कोई नहीं बैठाएगा, सरकार में कभी नहीं आओगे। एक सेकंड, जफर इस्लाम जी, मेरा सवाल किशोर तिवारी जी से था। जी बोले किशोर जी। हाँ देखो, मैं एक बात बताता हूं, ताकत पे जीने वाले लोग ये क्या बोलेंगे? किसी अपने ताकत तो है नहीं, क्या बोलेंगे? अरे बैठो, किसी के गोद में बैठ के तुम सरकार में रह सकते हो, अपनी ताकत नहीं कि तुम कभी सरकार में बना पाओ। जफर जी उनको बोलने तो दे, कम से कम देश को समझो। जफर इस्लाम जी प्लीज उनको बोलने दे। आपकी बात सुन के बोलेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। मैंने सवाल किशोर जी से किया था। मुझे दुख हो रहा है कि एक देश का नागरिक अपने देश के बारे में बात तो रखने दीजिए, पहले इनको अपना तर्क तो रखने दीजिए। बोले किशोर जी। देखो चलिए रखिए जफर, हाँ जफर ऐसा आपने बोला, मैं बात कर रहा हूं। अमेरिका में एक बिल पेंडिंग है जिसमें रशिया का युद्ध रोकने के लिए ट्रंप को 500% टैरिफ लगाने की भी इजाजत दी जा रही है। अब हमारे रिश्ते तो खराब हुए, आपको ये मालूम भी है, क्योंकि आप अच्छे बैंकर हो, आपको अमेरिका का ट्रेड भी मालूम है। भारत का 200 मिलियन का ट्रेड है
और वो ट्रेड फार्मा और डायमंड और टेक्सटाइल और अभी तो एग्रीकल्चर से भी आ रहा है। अच्छा, मैं एक सवाल कर लेता हूँ। नहीं, एक सवाल करता हूँ आपसे। एक सवाल कीजिए, पहले सुन लीजिए, आपका सवाल कर लीजिए। पहले तो 131 बिलियन डॉलर का पूरा ट्रेड है। अब बताइए, जो 84 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं 45 बिलियन का, ये आपकी जानकारी के लिए। अब उसमें बता दीजिए कि कितना परसेंट एग्जम्प्ट है जिसमें कोई टैरिफ नहीं। बताइए कितना परसेंट ऑफ एक्सपोर्ट जो है, और वो अमेरिका के एक्सपोर्ट का कितना परसेंट है? आपको जानकारी है इसके बारे में? झूठा पागल हो गए हो। अरे भाई, सोच के बोले। अरे भाई, ये दिमाग लगाओ कहां से ले आए तिवारी जी? अरे ये तिहाड़ी के मजदूरों को तिवारी जी कहां से? अरे ये तिहाड़ी, अरे तिवारी जी कहां आप आगे देश को बदनाम करने का ठेका लेकर क्या? ठेका लेकर रखा है क्या? अरे सब राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं। तुम्हारे नेता ने तुम्हें डुबा दिया, तुम नेता को डुबा दिया। जफर जी प्लीज बोलने दीजिए। जफर जी प्लीज बोलने दीजिए किशोर तिवारी जी को। किशोर तिवारी जी बोले। बड़ बोले लोग, कंधे में बैठ के घूमने वाले लोग देश की तरक्की को बस दिल में बस नहीं रहा है। मोदी जी से नफरत इतना मत करो। अरे जफर, ट्रेड के आंकड़े तो सही बताओ। अरे तुमको कुछ भी मालूम नहीं है। तुम तिहाड़ी पे आए हो तो तिहाड़ी पे ही रहो। अरे मुझे बता रहा हूं चलो भाई, तुम आ जाओ झूला में बैठ के सरकार में रहो, ऐसे नहीं रह सकते। अरे देखो, हाँ, अब मैं प्रत्युत बताता हूं कि बात गंभीर इसलिए है कि भारत का जीडीपी जो लोवेस्ट चल रहा है उसमें 1% की गिरावट आने वाली है, और भारत 200 लाख करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ देश है। मोदी जी कुछ भी कहे, लेकिन हमारे संबंध जब रशिया से बहुत मधुर थे, तब भी अमेरिका से इतने खराब नहीं हुए थे। तो मामला गंभीर है, और कोई जानकार आदमी बीजेपी के तरफ से आता तो मैं बात भी करता। ये तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी में भर के निकालेंगे। अरे बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे है, भारत के कमर तोड़ के रख दी है। और बड़ी बड़ी बातें, क्या आदमी है। अरे आप नहीं चलेगा, कहां से लाए? 200 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। मैंने बता दिया, मेरे पास पूरा का पूरा डिटेल पन्ना है, और मैं पूरा बताऊंगा। तुमके पास अपडेट नहीं है, झूठे आंकड़े आपने मोदी से सीखे हैं। अरे भाई, मोदी से सीखे। अरे आपको पता है कितना परसेंट? सवाल काफी से कर लेता, बहुत पढ़ के पन्ना लेके आना, मैं बिना पन्ना के पूछता हूं। अरे एंकर कौन है? ये एंकर कौन है? प्रत्युत तुम है या ये जफर इस्लाम? मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। आपका भाई एक-एक करके बोले। अरे ये जफर भाई हो एंकर। अरे ये पढ़े लिखे एक वाजपेयी, किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, शायद इस शोर में सवाल कहीं गुम हो गया। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, क्या भारत कमजोर पड़ गया है? क्या भारत झुक जाएगा? भारत को झुक जाना चाहिए? देखो, ट्रंप पप्पा ने, आप इनको बताइए, जर्मनी में पता चला, जर्मनी के पेपर ने कोट किया, पीएम ने 4 बार ट्रंप का फोन नहीं लिया। ये हिम्मत है? अब राहुल गांधी फोन करेंगे तो दौड़ के आपके नेता लेंगे फोन। यहाँ 4 बार देखो लिया, इससे समझ में आता देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, देश मजबूत है, भाई मजबूत हाथों में है। तिवारी जी, नहीं समझ में आएगा आपको। मैं बाकी मेहमानों का भी जल्दी से रुक कर लेता हूं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव भी इसमें जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, इस पर टैरिफ को लेकर पूरे देश भर में बहस चल रही है। विपक्ष ने साफ साफ कह दिया कि आपके नाकाम नीतियों का परिणाम है और ये टैरिफ जी। लेकिन सरकार कह रही है कि, जैसा भी इन्होंने भी कहा, कि शॉर्ट टर्म में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, देखिए, पहली चीज तो यह है कि आप जितना मर्जी लीपापोती कर लीजिए, व्हाइट वॉश करिए, आप सफेदी वाले को बुलाते हैं, अगर प्लास्टर ही टूटा हुआ तो सफेदी वाला क्या करेगा? तो आप करते जाइए लीपापोती, यहां पे उल्लू बनाते जाइए जनता को। 11 साल विपक्ष आपको समझाता रहा कि यहां पे एक ट्रेडिशनल लाइन है जो भारत ने ली है, जिसके अंदर बीजेपी
कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी वही लाइन ली थी मोर और लेस, हालांकि हम उनसे मुख्तलिफ राय रखते थे बहुत से विषयों पे, लेकिन यहां पे जो है कुछ नया करने के चक्कर में समथिंग डिफरेंट फॉर द पीपल टू सी, मोदी साहब ने देश को गर्त में डाल दिया। आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी टोटली प्रो अमेरिका हो गई 2014 से। आपने पॉलिटिकली उनकी लाइन टो करनी शुरू कर दी, आप इजराइल के समर्थन में उतर आए, आपने वहां भी यूनाइटेड नेशंस में पैलेस्टीन के मुद्दे पे वोटिंग नहीं करी। एवरीथिंग दैट डोनाल्ड ट्रंप सेड यू डिड। आप गए वहां पे चाटुकारों की तरह, आपने उनके लिए अब की बार ट्रंप सरकार हो गया साहब, नमस्ते ट्रंप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और मोदी और ट्रंप की दोस्ती को देखिए साहब, इतिहास रचा जाएगा। द इंडिया विच इज द एशियन जायंट एंड अमेरिका, हम कुछ ऐसा करेंगे। लास्ट में हुआ क्या? हम समझाते रहे आपको, आपके ट्रेडिशनल दोस्त हैं, आपका ट्रेडिशनल दोस्त रशिया रहा है, वहां पे कॉन्फेडरेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टीज ने पुतिन के ऊपर हमेशा प्रेशर रखा दैट इंडिया इज योर फ्रेंड, इंडिया फर्स्ट, ये पॉलिसी रखी। कम्युनिस्टों का इसमें बड़ा हाथ रहा, हमने बहुत एडवाइस किया। तो चाइना, हाँ नहीं, अरे सर, जब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान के साथ करी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आप क्या बात कर रहे हैं आप आज चाइना फिर से जा रहे हैं। इन्होंने उसके बाद 11 साल तक नया नैरेटिव बनाया, राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना का पैसा आ रहा है, सीक्रेट एमओयू हुआ है, ये राहुल गांधी चाइनीज एजेंट है, देश टूट जाएगा, सोनिया गांधी भ्रष्ट है, विवेक श्रीवास्तव चाइनीज एजेंट है, ये जितने कम्युनिस्ट हैं देशद्रोही हैं, ये सब एंटी नेशनल हैं। और लास्ट में लौट के उल्लू घर को आए, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने, हिंदी चीनी भाई भाई। अब बोलिए हिंदी चीनी भाई भाई, और कहिए खुल करके यहां पर कि यस, हिंदी चीनी भाई भाई है, राहुल गांधी एक ऑनेस्ट आदमी है, सोनिया गांधी चाइनीज एजेंट नहीं है, किसी ने चाइना से पैसे लेकर के देश को नहीं तोड़ा। करिए इस बात को और क्षमा मांगिए देश के साथ। ये बकवास जो चली है इस मुल्क के अंदर 11 साल, आपका $700 बिलियन से ज्यादा का डेट हो चुका है, पैसा उठा करके यहां पे बांटा गया है इस मुल्क के अंदर, वापस कैसे होगा कोई नहीं जानता। प्राइम मिनिस्टर झोला उठा करके चल पड़ेगा, क्या होगा इस मुल्क के अंदर कोई बताएगा मुझको? उसके बाद लिपापोती कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, टैरिफ होगा, अगर टैरिफ लग भी गया तो हम तो मैनेज कर लेंगे। आप नहीं मैनेज कर पाएंगे, आपने समस्या क्रिएट करी है यहां पर, वी आर अफेक्टेड। ठीक है डॉक्टर जफर इस्लाम, मैं चाहूंगा कि प्लीज सर संक्षेप में जवाब दीजिए, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट भी मेरा इंतजार कर रहे हैं जी। देखिए सबसे पहले बात कि इनको अपने मित्र जो है लेफ्ट से श्रीवास्तव जी, ये कलकत्ता में स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग नहीं हो रहा भाई, इतना चिल्लाओ मत, आवाज खराब हो जाएगा, थोड़ा पानी पी लो। अब बात कर रहे हैं जो इन्होंने कहा, देश को इनको समझना चाहिए, चाइना के गोद में बैठने का मतलब नहीं कि देश को चाइना के गोद में बैठाना है। चीनी भाई भाई कुछ मोदी शी जिनपिंग अरे सुनो, भाई बीच में नहीं बोलता, नहीं बोल दीजिए। अरे हाँ, तुम्हारे दादा भी बोलते, तुम्हारे दादा है जिनपिंग, तुम्हारे दादा है, बोल दीजिए मोदी गलत है तो कह दीजिए मोदी गलत है। नहीं, जिनपिंग तुम्हारे सब कुछ, जिनपिंग ये बोल सकता हूँ कि तुम्हारे हैं सब कुछ, मैं मानता भी उस बात। नहीं सब के पास गए, अरे तुम्हारे सब कुछ है, सब ईमान तो लिया, देश जानता कि तुम उनके लिए देश को कुर्बान कर दोगे, देश के साथ धोखा करोगे, देशद्रोही बनोगे, लेकिन चाइना के गोद में बैठे रहोगे, चाइना के गुणगान गाओगे। गाओ गाओ, तुमको कोई रोक नहीं रहा, नहीं कुछ नहीं गाओ। ये स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग नहीं है कलकत्ता का मेरे भाई, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग की हर जगह होनी चाहिए। स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग सड़क पे चलते हुए आदमी के लिए होती है, और वो बहुत जरूरी है और होनी चाहिए, और उस भाषा में बोलो जो आम आदमी समझ सके। अच्छा सुन लीजिए, आवाज अपनी सुन लीजिए। मैं आपको इतना बता रहा हूं कि कूटनीति जो है वो देश को मजबूत करने के लिए होती है। धन्य हो प्रभु आपकी कूटनीति, नहीं होती है, आपको बारंबार प्रणाम। कूटनीति से आज देश मजबूत हुआ है। आप सरकार में थे, उनके गोद में बैठ के हमने आपके हाथ जोड़े आपकी कूटनीति के, क्या रेटिंग अपग्रेड है और क्या बात करते हो? नहीं हमने हाथ जोड़ लिए। जेट टू जीडीपी क्या है? जरा जापान का देखो, जापान का जेट टू जीडीपी देखो, अब अगला सुन लीजिए, लार्ज इकोनॉमीज का डेट हर बार शी जिनपिंग सरकार, पहले था आपकी बार ट्रंप सरकार, अब होगा हर बार शी जिनपिंग सरकार, अब आएंगे पुतिन की सरकार। ये नारे ना लगा दे मोदी का, चाइनीज एजेंट मुझे बड़ा डर लगता है भाई, पहले ट्रंप के नारे लगाए, अब पहुंचोगे शी जिनपिंग के नारे। मैं जल्दी से कांग्रेस का भी रुख कर लेता हूं। नीरज जी विपक्ष की तरफ से अलग अलग वॉइस सामने आ रहे हैं, क्योंकि अवधेश प्रसाद का कहना है कि बात ना करें कड़ाई से निपटे, वो ये कह रहे हैं बात ना करें कड़ाई से निपटे। तो अभी तक का सरकार का स्टैंड तो ही दिख रहा है, क्या विपक्ष इसमें पूरी तरीके से सरकार के साथ है, या फिर यह कहेगा कि आपकी नीतियों ने तो बंटाधार कर दिया?
प्रत्युष जी, ये सवाल शायद आप डिबेट की स्टार्टिंग में पूछते हैं ना, तो मैं आपको कुछ और जवाब देता, लेकिन आज जो भारत की सत्ता में पार्टी बैठी है उसके प्रवक्ता जिस तरीके की हल्की और ओछी बातें कर रहे हैं ना, वो हम लोगों का और देश की जनता का तो समय खराब कर रहे हैं। इतने गंभीर विषय पर जो इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है, उस पर इनको मजाक सूझ रहा है। इनको ये समझ नहीं आ रही कि आज देश की इकोनॉमी के साथ किस तरीके का आने वाले दिनों में हर्ष होने वाला है, उसकी इनके पास कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और ये जो जिस तरीके की टेक्निकलिटी में आपको फंसाना चाह रहे हैं ना, हम लोग बैठकर केनेजियन इकोनॉमी पर यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक बात कर सकते हैं। जफर जी, मैं आपकी बारी में शांत था, कृपया आप भी शांत रहिएगा। देखिए, हम लोग ना ये सारे इकोनॉमिक जार्गन्स के साथ नहीं, मैंने आप पर कोई टिकट नहीं किया। आप अपनी बातें रखिए, पर्सनल टिप्पणी कीजिएगा तो मैं टोकूंगा। आप अपनी बातें रखिए। देखिए, ये आज वैसी डिबेट नहीं है जो अक्सर टीवी पर होती है, जिसका कोई सार नहीं निकलता। आज तो सार निकालने के लिए बात करनी चाहिए ना। ये देश के सामने ये बता दे कि आज अमेरिका के अंदर एक पॉलिसी निकल कर आई कि वो रेसिप्रोकल टैक्सेस लगाएंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल टैक्स इन्होंने हर देश पर लगाए, लेकिन आज जो हमारे ऊपर डबल टैक्स लगा, वो किस लिए लगा? कि हम रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं इसलिए। अगर वो हम रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं तो देश की जनता आज भी लाइन में लगकर वो 100 रुपए लीटर का तेल क्यों खरीदती है? वो सस्ता तेल जो आ रहा था उसका फायदा तो हमें हुआ नहीं। आज उसी आम आदमी को ये जो अब डबल टैरिफ 50% की मार है, अब तो ये उसको झेलनी पड़ेगी। वो जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी का तो अब धंधा बंद हो जाएगा। आप छोड़िए, बड़ी कंपनियों की बात छोड़ दीजिए। आज बिहार का चुनाव है ना, पर ये चुनावी छिटपुटबाजी करना पसंद करेंगे। आप मखाने के ऊपर आ जाइए। आज जो मखाने का ट्रेड इस देश से होता है उसका 60% मखाना जो है वो तो यूनाइटेड स्टेट्स जाता है। अब आप बताइए कि बिहार के उस किसान को जो ये कहता हुआ कैमरे पर दिख रहा था कि हमें तो खेत पर 40 रुपए मिलता है, आप उसमें से और अब हटा दीजिए, अब तो उसको 40 की जगह मुझे लगता है कि 20 रुपए मिला करेगा, और जो इनके मिडिल मैन है उनकी भी कमर टूट जाएगी। तो प्रत्युष जी, कहने की बात क्या है? भारत सरकार की जो विदेश नीति है, आज उसने हम लोगों को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि या तो हम ये डिसीजन लें कि हम दूसरे देशों के साथ अब संबंध रखना ही खत्म कर देते हैं। वी आर क्लोजिंग ऑल द गेट्स। 91 में हम लोगों ने एक क्वांटम लीप लिया, हमने इकोनॉमी को खोला ताकि हम सबसे compete कर पाएंगे। और आज जो ये बहुत प्राउडली आपके सामने कहते हैं ना कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अरे जब देश आजाद हुआ था ना 47 में, किस स्थिति से हमने आपको 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना के दी, और उसके साथ आपको दिए पूरे देश के अंदर एक थर्ड पोल की तरह हम लोग खड़े हुआ करते थे, लोग हमारे साथ खड़े होते थे। और आपने 11 साल के अंदर वो लॉस्ट डेकेड, तो मैं क्या कहूं, ये तो लॉस्ट सेंचुरी की तरफ ले जा रहे हैं। आज ये 10 साल का नुकसान आने वाले 100 साल तक इस देश के नौजवान को, इस देश के व्यापारी को, इस देश के किसान को सहना पड़ेगा। और उसकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ प्रचार करना आता है, ना उनके पास नियत है और ना उनके पास नीति है। उस नीति की कमी की वजह से मैं राजीव रंजन जी आपके पास आ रहा हूं। तो क्या अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारत को अपना बाजार खोल देना चाहिए था, जो ट्रंप चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है राष्ट्र की जो अस्मिता है, जो राष्ट्र का स्वाभिमान है, वो सर्वोपरि है। और जो लोग आज अमेरिका और भारत के रिश्तों के एक संक्रमण के दौर से गुजरने के कारण बहुत सारी बातें कह, मैं चाहता नहीं हूं कि मैं इतिहास के पन्नों को उधेड़ दूं, लेकिन पंचशील समझौता चाओ एन लाई, चाइनीज प्रीमियर और इंडियन प्रीमियर पंडित नेहरू के बीच हुई, और उसके बाद चाइना ने छला, चाइना ने भारत पर आक्रमण किया एक बड़े भूभाग पर। अभी से ही नीरज जी उंगली खड़े कर लीजिएगा, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, नहीं आप सुन लीजिए, बात तो बोलिएगा ना, अलग है अपने टर्न पर टैक्स और उसके ऊपर ये जो अपने टर्न पर आइएगा नीरज जी। देखिए, ये सब मैं तो इसीलिए आपसे अपेक्षा नहीं है भाई, खड़ी करके चुपचाप बैठा था। नीरज जी सुन लीजिए, राजीव जी बहुत ही खामोशी से सबको सुन रहे थे। देखिए, अब एक बात मैं कहना चाहूंगा,
आज एक परिस्थिति है, टैरिफ की सुनामी पूरी दुनिया में एक परेशानी का सबब है। ये अलग बात है कि भारत पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो दरें हैं वो जानलेवा है, लेकिन दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के अस्थायित्व को लेकर अगर दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी, जफर भाई भी बोल रहे थे, S&P और फीच जैसी एजेंसीज ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर माना है। दुनिया के अनेक मुल्कों के मुकाबले वो मानते हैं कि हम अस्थायित्व के साथ और स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, चुनौतियां हैं, लेकिन 6.5 और जो रेटिंग है B++ का, ये कम से कम कुछ बातें तो अर्थव्यवस्था, जब नीरज जी भी अर्थव्यवस्था को समझते हैं, लेकिन नीरज जी को जफर इस्लाम के बारे में भी समझना होगा कि हमारे पैनल में जफर इस्लाम से ज्यादा अर्थव्यवस्था पर गहरी पकड़ किसी की नहीं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आज आपके पास 50 ऐसे मुल्कों की पहचान भारत ने की है जहां हम अमेरिकी बाजार में जो हमारे निर्यात का जो एक बड़ा जो हिस्सा जाता है उसका हम वैकल्पिक बाजार ढूंढे, और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का ये देश है। दूसरा बड़ा जो खपत के लिए अगर हम विदेशी, विशेषकर अमेरिकी सामग्रियों को अगर हम भारत में स्वदेशी सामग्रियों के जरिए उन्हें रिप्लेस करते हैं तो अमेरिका के लिए भी आसान चुनौती नहीं है। ये हमारे लिए ट्रेड सरप्लस था तो हमारे लिए मुश्किलें हैं, लगभग 25 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है तो हमारे लिए मुश्किलें हैं, लेकिन इतनी बात भी तय है कि दुनिया के अनेक देशों में आपने कई ऐसे बर्फ जमे हुए जो रिश्ते थे, आपने रशिया के साथ काफी कायदे से चीजों को संभाला है। आपने ब्रिक्स को, पहले भी ब्रिक्स के सारे समिट्स में हम आते जाते रहे हैं, आज एक बड़ा आर्थिक प्लेटफॉर्म है। दूसरी तरफ एससीओ, ये एक बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए। तो अमेरिका के खिलाफ और जो तथ्य उन्होंने रखे, मैं तो कहूंगा कि एक तरफ अमेरिका और रशिया के बीच का जो व्यापार है, जो यूरोपीय यूनियन और रशिया का व्यापार है, तो ये दोहरे मानदंड केवल इसलिए कि आपको नोबेल प्राइज के लिए भारत से प्रस्ताव नहीं मिले। आपने बार बार दबाव बनाया कि हम ये मान लें कि आपकी मध्यस्थता की वजह से ये संघर्ष विराम हुआ, तो देश सर्वोपरि है, चुनौतियों को असर में हम बदलेंगे। और देखिए, परिस्थितियां बदलती है। मैंने चौधरी या पंडित नेहरू का जिक्र, अरे हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार है साहब, आपकी क्या बात है, हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार है। मैंने आपको इंटरप्ट किया था? नहीं, मैं तो वैसे कह रहा हूँ आपको एक बात। नहीं, बिल्कुल, आप हर बात में नेहरू ले आते हैं, नेहरू कहां से आ गए बीच में? मैंने क्या कहा? हाँ, हर चीज में नेहरू जिम्मेदार, हर चीज में नेहरू का एग्जांपल। सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं किया। मैं आपकी लाए और नेहरू यहाँ पे पंडित नेहरू का नाम सम्मान के साथ लिया है। मैंने कहा विश्वासघात होता है, चले जाते हैं देश और लोग। मैंने उदाहरण दिया है। नहीं दिया सर, आपने गलत उदाहरण दिया। नेहरू कभी आउट ऑफ द वे नहीं गए। नेहरू कभी आउट ऑफ द वे नहीं गए। नेहरू ने कभी चीन में जाकर के झंडा नहीं फहराया चाइना का। देखिए विवेक जी, ये अच्छा नहीं लगता है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नुक्कड़ सभा अच्छा करते हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, लेकिन मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का सम्मान आप। मैं आपसे एक छोटा सवाल कर रहा हूं, 5 सेकंड का, फिर आप बोलिए। आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि जो लोग स्काइप से जुड़े होते हैं उनकी आवाज, ठीक है, बोलिए, टूटती है, वो नहीं पहुंच पाती है जी। अपनी बारी में बोलिए ना जी। मैं आपसे 5 सेकंड का सवाल पूछ सकता हूं? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ठीक है, मैं डॉक्टर ए.के. वाजपेयी का मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि यहां पर विश्वासघात और छले जाने की भी बात हुई है। डॉक्टर ए.के. वाजपेयी जी, कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ठीक है, सुपर पावर अमेरिका, बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका, लेकिन भारत के पास विकल्प है। भारत रिक की बात हो रही है, रूस, इंडिया, चाइना। क्या हम चाइना पर भरोसा कर सकते हैं? देखिए पृथ्वी जी, एक बात तो बड़ी साफ है, ये विपक्ष की पार्टियां इतनी हताशा में क्यों जीती हैं, इतनी निराशा में क्यों रहती हैं, ये हमको समझ नहीं आता। अरे परिस्थितियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, जीवन में भी आती हैं, देश पर भी आती हैं, और मोदी जी तो जाने जाते हैं चुनौतियों से समाधान निकालने के लिए।
कोरोना से बड़ी चुनौती तो नहीं है ये मेरे ख्याल से। कोरोना की चुनौती आई थी, बहुत बड़ी चुनौती थी, और उससे भी हम उभर के निकले। तब भी विपक्ष का क्या रोल था? माफ करना, जरा गिरेबान झांकिए। ये सबको मालूम है कि ट्रंप जाति कर रहे हैं, ट्रंप ने टैरिफ बेतहाशा लगाए हैं, ये भी सबको मालूम है। लेकिन हम तो इससे पार होके निकलेंगे, और उसके रास्ता सोचनी है प्रधानमंत्री ने और सरकार ने। 15 अगस्त के प्राचीर से क्या जवाब दिया था उन्होंने कि घबराना नहीं है, सेल्फ रिलायंस करना है, अपने ऊपर आत्मनिर्भर करना है। ये तरीके हैं। 11 साल बाद क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया भाई? नहीं, क्या हो गया भाई साहब? कितना समय लगेगा 60 साल में क्या हुआ था? होने में? 60 साल में क्या हुआ था? 100% एफडीआई के बाद, अभी आई है 100% एफडीआई के बाद आज वापस स्वदेशी पर वो स्वदेशी जागरण मंच जिसको शून्य बटा सन्नाटा कर दिया था बीजेपी ने, वाजपेयी सर, जरा बता दीजिए ना कि आत्मनिर्भर भारत और 100% एफडीआई इकट्ठे कैसे चलते हैं? नहीं, वाजपेयी सर बोले, काफी देर के इंतजार के बाद सुनोगे तभी तो जवाब दोगे। आप ही से बोलिए बोलिए बाबू, सुनोगे तब जवाब दोगे ना। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैंने हमारा सिंपल ये कहना है कि पूरे विश्व में टैरिफ लगा है, पूरे विश्व में टैरिफ लगा है, भारत पे भी लगा है, और भारत इस चुनौती, इसको चैलेंज स्वीकार कर रहा है, लेकिन अपना आत्मसम्मान नहीं झुकाएगा। कृषि के और डेयरी के लिए मार्केट नहीं खोलेगा। और एक बात मान लीजिए कि इकोनॉमी सबसे बड़ी चौथी हमारी है भारत की। विश्व में जो ग्लोबल चेंजिंग हो रही है, पावर सेक्टर, एक सेकंड प्लीज, विवेक प्लीज, विवेक प्लीज, विवेक प्लीज। देखिए, जो ग्लोबल पावर सेंटर चेंज हो रहे हैं, इक्वेशन चेंज हो रहे हैं, तो उसमें ये इस तरह के अर्थक्वेक आएंगे, बिल्कुल निश्चित रहिए। लेकिन हम जो है ना, इकोनॉमी, अरे आपकी चिंता बेकार है, आपकी चिंता बेकार है। बता दीजिए ना मुझे सर, क्या बदला है? नहीं होता है, 11 साल पहले भी वही चीन, वही रशिया, हम इसको चुनौती ले रहे हैं, आज भी वही, हम इसको चुनौती ले रहे हैं, और इस चुनौती से पॉजिटिव तरीके से पार होके हिंदुस्तान की जनता को दिखाएंगे। लेकिन अपना आत्मसम्मान नहीं प्रधानमंत्री से सवाल तो पूछ लें, या उसकी भी इजाजत नहीं है आपको? आप विवेक जी, अरे यार विवेक जी क्या कर रहे हो? विवेक जी, आपको याद होगा राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और बुश सीनियर थे उस वक्त, तो उन्होंने भी इस तरह की धमकियां दी थी, लेकिन क्या हुआ था? 3 महीने बाद सब वापस कर लिया था उन्होंने। तो आप निश्चिंत रहिए, यही ट्रंप सरकार इन टैरिफ को बाकायदा रिवाइव करेगी, एंड नेगोशिएशंस आर स्टिल गोइंग ऑन। और ये ट्रंप बाकी देशों के साथ भी कई बार कर चुके हैं, बढ़ाते हैं और घटाते हैं। बाकी देश झंडा लेके ट्रंप का, मैं AK भट्टू सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि अभी तक की डिबेट में ये सार समझ में नहीं आया। ठीक है, सामने चुनौती है, हम उनसे कैसे कैसे लड़ सकते हैं, किन किन स्टेप में? थैंक यू। ऐसा है कि देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, और पर जो वास्तविकता है उसको भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अब सवाल यह है, कुछ ये टेम्परेरी एक सेटबैक तो है, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक सेटबैक है। जैसे अभी इससे पहले मिस्टर वाजपेयी ने भी कहा था, कोरोना के टाइम में भी इकोनॉमिक सेटबैक काफ़ी था, उसमें हेल्थ इश्यूज भी थे, पर उसके मैं समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमी में इंटरनल रेजिलियंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट ही बहुत बड़ा है। आप देखिए, $86.5 बिलियन का हमने 2025 मतलब एंडिंग ईयर में हमने एक्सपोर्ट यूएस को किया है, और इस समय जो टैरिफ सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले सेक्टर हैं, जेम एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, सी फूड है, और एक सेक्टर और है केमिकल्स। तो इसमें मोस्टली जो है ज़्यादा इफेक्ट होने की संभावना है। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का, इसमें ये दीज सेक्टर्स आर लेबर इंटेंसिव, इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, और डेफिनेटली इन दी शॉर्ट रन उसका इफेक्ट पड़ेगा, और पड़ रहा है। कईयों की फैक्ट्रियाँ भी उन्होंने आगे प्रोडक्शन को रोक दिया है, रीनेगोशिएशंस हो रही हैं। अब जैसे सी फूड के कुछ सेक्टर है, उसमें इंडिया को इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मैं आज ही पेपर में पढ़ रहा था कि वो यूएसए को जितना टैरिफ वो वहाँ बढ़ाएंगे, वो सीधा पास ऑन करने की बात वहाँ कर रहे हैं। कुछ सेक्टर, कुछ ऐसे भी एरिया हैं। प्लस दूसरी बात क्या है, कईयों के प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जैसे ऑटो वगैरह के हैं,
वो दूसरे देशों में भी हैं। जैसे मैक्सिको में किसी की कंपनी का प्लांट है, तो वो जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को मैक्सिको के थ्रू रूट करेंगे, तो फिर इंडियन जो स्ट्रक्चर है, मतलब इंडियन ओरिजिन उनका खत्म हो जाएगा, वो दूसरा ओरिजिन आ जाएगा, जो मैक्सिको पे स्ट्रक्चर है ड्यूटी वो लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, चुनौती जरूर है। पर मैं ये समझता हूं कि इवन देखिए स्टैंडर्ड एंड पुअर इज ए ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, उसने भी इन सब को, उसमें हमसे ज्यादा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझसे ज्यादा समझदार लोग बहुत हैं उसमें, तो उन्होंने जब पूरा आकलन किया है उसमें भी उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने एक पहली बात तो हमारी सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड कर दी, तो दिस इन इटसेल्फ इज वेरी पॉजिटिव बूस्ट, मतलब सेंटीमेंट को, हालांकि इससे क्या होगा, हमारे को बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी, और हमारा क्या है कि जो एक मार्केट सेंटीमेंट है प्लस इनफ्लोज है हमारे, उस पर इफेक्ट पड़ता है, इन्वेस्टमेंट और आती है। मैं ये सिमिलरली एक जो बार बार ये चिंता जाहिर की जा रही है कि अगर आपके एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा तो यहां पर जितनी भी कंपनियां हैं नौकरियां चली जाएंगी। देखिए मैं एक चीज मैं बताऊं आपको, जो जितना भी एक्सपोर्ट हमारा होता है सारा यूएस से नहीं जाता। आप ये देखिए जेम एंड ज्वेलरी का आप ले लीजिए, ग्लोबल वो यूएसए के अलावा और भी देश है जहां जाता है, तो यूएसए का अगर आप प्रोपोर्शन देखेंगे, मेरे पास वो स्ट्रक्चर है, अगर आप मुझे अलाउ करें मैं अभी बता सेक्टर पे बोलिए ना, जो मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है आईटी सेक्टर का, अभी उसमें अभी अमेरिका इज मेजर पार्टनर, अभी आईटी सेक्टर में अभी स्पेसिफिक नहीं आया। टेक्सटाइल है, मैं आपको डायरेक्टली इट विल अफेक्ट, मैं एक सेकंड सर, मैं डॉक्टर जफर इस्लाम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड आपको बता सर, वो डेटा आप खोज के बता दीजिएगा, मैं जल्दी से डॉक्टर जफर इस्लाम आपका रुख करूंगा, क्योंकि भारत को अब नए बाजार की तलाश है और भारत नए बाजार खोज भी रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें एक बड़ा साझेदार पार्टनर वो चीन हो सकता है। तो फिर विपक्ष यही सवाल करेगा कि चीन पर क्या हम भरोसा कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि हमें एक्सपोर्ट करना है, चाहे लैटिन अमेरिका में करें, चाहे दुनिया के किसी और देशों में करें, हमें तो अपने गुड्स को बेचना है। जहां तक सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का, आप अगर देखिए एक्सपोर्ट्स का ब्रेकअप देखिए, तो गुड्स एक्सपोर्ट्स है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है। हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट जो है तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें टैरिफ की कोई मार नहीं है, ये भी आपको समझिए। लेकिन गुड्स एक्सपोर्ट्स है उसी पे टैरिफ के मार, इसीलिए मैं इनको शरद तिवारी जी को समझा रहा था कि जो हमारा इंपैक्ट है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पे है। अब जो है जितनी ज्यादा से ज्यादा, मैं कह रहा हूं बार बार कि बहुत सारे विकल्प ढूंढ रही है सरकार, जो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते, कुछ शॉर्ट टर्म पेन रहेगा, मैं खुद महसूस कर रहा हूं शॉर्ट टर्म पेन, लेकिन ये रेजिलेंस जो है अपने इकोनॉमी में, तभी तो एसएनपी ने देखा है कि 3-4 चीज पे वो बेस करती है कि क्या स्ट्रेंथ है, सस्टेनेबिलिटी है, जो आपको जीडीपी ग्रोथ है क्या सस्टेन कर सकती है, क्या कंटिन्यूटी रह सकती है, क्या लीडरशिप क्वालिटी है, क्या वो रेजिलेंस है। ये सारी चीजों को देख के एसएनपी जैसी संस्था ने अगर रेटिंग अपग्रेड 18 साल बाद किया तो उसकी कोई वजह होगी। अगर जो आईएमएफ ने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो आउटलुक को चेंज किया भारत के लिए 6.2 से 6.4 किया, तो कुछ बात तो होगी कि आगे ये रेजिलेंस है इस देश में। जो हम ये हमारी वजह इसलिए कि हमारे पास 18-19% दुनिया की पॉपुलेशन इस देश में रहती है, और उसका कंजम्पशन पैटर्न अगर थोड़ा हम बढ़ा दे, अगर डिमांड बढ़ा दे, तो जाहिर है हमारे जो स्टॉक है वो एब्जॉर्ब करेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपके लिए, दुनिया के लिए। अमेरिका ने इतने सारे सैंक्शन ईरान पे लगाए हैं, बट ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, दुनिया का वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी क्यों है? सब इंडिजिनस है, खुद पर बनाते हैं और आज कहीं से कमजोर नहीं होते हैं। आपको खुद देखिए जंग के दौरान जो उन्होंने, नहीं अरे भाई तुम मत करो भाई, ऐसे मत क्या करो, अपने देश को नीचा मत दिखाओ। नीचा क्या देश आगे बढ़ रहा है, क्यों आपको देश आगे बढ़ रहा है? अरे क्यों देश से नफरत हो? तुम मालूम है कि चाइना के गोद में बैठे भाई देश 11 अरे भाई देश आगे बढ़ रहा है, क्यों पैसा कंट्रोल कर रहे हैं? यहाँ पे कह के अपने को खुश कर लो। देश की बात हो रही है, तुम्हारे मुल्क में कभी नहीं था, अपने को वहां से चंदा नहीं इंडिया आप लाए सर, मिलता है क्या? भारतवासी सस्ता लेबर है, इस्तेमाल करे जाओ, कौड़ी के मोल मेरी जमीन ले लो। ये आपकी पॉलिसी है सर। थोड़ा आत्मनिर्भर कहां से हो आप? ऐड कर लेता हूं। आत्मनिर्भर कहां से आप सर? आत्मनिर्भर 100% एफडीआई, सस्ता लेबर
लेबर कोड ही चेंज कर दिया, सस्ती जमीनें, आइए पैसा कमाइए, उद्योग करिए और लेके चले जाइए। ये आपकी पॉलिसी है सर। मैं आपको ये कोई भी पॉलिसी डिसीजन डायनामिक होता है भाई, पॉलिसी डिसीजन डायनामिक होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड 100% एफडीआई एंड इंडिजिनस आपकी इंडस्ट्री कैसे एक साथ चलती है सर, ये तो चमत्कार ही है। के लिए हर वक्त जो डिसीजन लिया जाता है, और मैं आपको बता दूं, आपको बता दूं, जफर इस्लाम जी, हाँ देखिए, अपैरल जो एक अफेक्टेड सेक्टर है उसका टोटल जो उसका शेयर है हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन में 25% है, और यूएस जो एक्सपोर्ट जो यूएस का होता है वो 33% है, ठीक है। और इसमें जो है पहले वेटेड जो ओल्ड टैरिफ के हिसाब से 11% था, अब ये 61% हो जाएगा। पर आप ये देखिए ना कि टोटल प्रोडक्शन का हमारा 25% है, उस 25% का 33% यूएसए में जा रहा है, तो कुल कितना इफेक्ट पड़ेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। खासकर जो एक्सपोर्ट सेक्टर में जो अफेक्टेड ये 4 सेक्टर है इनमें अच्छा पड़ेगा, पर दैट इज नॉट बिग इनफ। देखिए, तभी तो इन्होंने हमारी जो जीडीपी की जो असेसमेंट की गई है बिकॉज ऑफ द यूएस टैरिफ, ये बात अमेरिका और ट्रंप भी समझ रहे हैं। हाँ, वो समझ रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या नहीं, अभी चूंकि उन्होंने और धमकी दी है कि अभी तो 50% है, आगे हम और भी बाकी सेक्टर्स में बढ़ाएंगे। एक शब्द बोलूंगा, एक लाइन, कि इंडिया के पास भी बहुत कुछ है। अगर मान लो इंडिया भी अगर डिजिटल टैक्स लगाना शुरू कर दे, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उस पे है, अगर मतलब इंडिया रिटेलिएट करने पे आ जाए, पर अभी रिटेलिएट का डिसीजन नहीं लिया है। सर, वी डोंट हैव अल्टरनेटिव्स रेडी। राजीव जी, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका को ये फैसला बैकफायर करेगा, और हो सकता है कि कुछ महीनों नहीं बल्कि कुछ दिनों में वो इस फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एक तो जिस तरह से डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच बहुत बड़ा फासला वोट शेयर का नहीं होता है, और उसमें इंडियन एशियन कम्युनिटी का रोल बहुत बड़ा होता है। उनके फंड मैनेजमेंट में भी जो इंडियन एशियन कम्युनिटी के लोग हैं, वो उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम उनके लिए भी होगा, जब वो वहां है तो उनके लिए भी होगा। लेकिन चीजें जब महंगी होंगी और भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी निर्भरता भी बहुत ज्यादा, वही तो वजह है कि हमारा 25 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। तो जो उत्कृष्टता है, जो उत्पाद का जो गारंटी है, उसमें भारत अपने प्रतिस्पर्धियों पर भारी है। इसलिए वो गुणवत्ता की दृष्टि से भी लोगों को वो उसकी आदत पड़ चुकी है। और मुझे लगता है जो खुद उनकी पार्टी के अंदर प्रेसिडेंशियल फ्रेम में शुरुआती तौर पर जो एक प्रमुख उम्मीदवार का बड़ा बयान उनके खिलाफ आ चुका है, और बाद में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट को की भी भूमिका जहां होगी, तो अभी पिछली बार आप देख सकते हैं जिसको लेकर के एलन मस्क और उनका काफी तनाव बढ़ा जी। उस बिल को भी आखिरी जो अभी प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो वायंस के आखिरी निर्णायक वोट की वजह से वो बचा पाए। तो कठिनाइयां उनके सामने भी है और उनको भी घरेलू चुनौतियों का सामना करना। एक उदाहरण दे दूं, एक उदाहरण। मैं विवेक सर आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट में बात होनी चाहिए। यहां पर कंपनियां प्रोडक्शन अपना कम कर देंगी, यहां से नौकरियां चली जाएंगी, तमाम तरह की चिंता है सेक्टर्स की, अलग अलग सेक्टर्स की। लेकिन अमेरिका में भी तो भारतीय उत्पाद जो यहां से जा रहे हैं वो भी तो महंगे हो जाएंगे, वहां पर भी एक वर्ग तो गुस्सा होगा। हाँ, आपको क्या लेना देना है अमेरिका से? आपका देश है क्या? नहीं है ना। आपका मुल्क हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तान की बात करिए। आप इस बात से क्यों खुश हो रहे हैं कि वहां क्या होगा या क्या नहीं होगा? उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली देखिए, पॉलिटिकली भी आपने गलत किया है, आपने एज अ फॉरेन पॉलिसी बहुत गलत किया है 11 साल तक। आपकी इकोनॉमिक मतलब पॉलिसी आप इस बात को मान रहे हैं कि अमेरिका ये फैसला वापस नहीं, वो ले या ना ले, अगर वो ले भी लेता है, दे आर नॉट ट्रस्टेड पीपल। ये बात 11 साल से विपक्ष समझा रहा है इनको। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भारत में रहने वाले जो अप्रवासी भारतीय हैं अमेरिका में जो रहने वाले जी, उनकी भूमिका को भी आप याद नहीं करना चाहते हैं। जो भारतीय उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी नाराजगी का वहां की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा और क्या राजनीतिक उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। जब वो वहां जाकर के रह रहे हैं, आप सुन लीजिए सर, एक मिनट। अगर वो प्रतिनिधि जल्दी से मैं एक बार किशोर जी के पास जाना चाहूंगा। राजीव सर, आप मेरे पॉलिटिकल सीनियर हैं। अगर देश छोड़ करके वहां जाकर के मजा मारा जा रहा है, मोटी सैलरियां ली जा रही हैं,
तो आप इस वक्त भारत में जो गरीब है आप उसकी बात करिए ना, आप स्लम डवेलर्स की बात करिए, मजदूर किसान की बात करिए, जिनके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे खरीदने में, उनकी बात करिए। Why should I be bothered about an NRI? एक NRI से मेरा क्या लेना देना इस वक्त? उन्होंने भारत के अंदर परेशानियां पैदा करने की कोशिश की। हमारी जिम्मेदारी भी है कि उनकी परेशानियां हम अमेरिका में बढ़ाएं। किशोर जी कहते हैं ना कि इंसान के अंदर कितनी ताकत है और कितना वो लड़ सकता है, जब चुनौती सामने आती तब पता चलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हथियार डाल देने चाहिए, झुक जाना चाहिए? नहीं, जफर ने कहा या राजू जी ने कहा या भट्टू जी ने कहा, ये बात तो तय है कि भारत ये ग्रोइंग इकोनॉमी है जी, और 140 करोड़ का देश है जो उपभोक्ता ही है ज्यादा। लेकिन भारत की चीजें जो अमेरिका में महंगी हो जाएगी, उससे भारत के उद्योगों पे जो असर होगा उस पे अपन बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं इसमें से हम निकल के आएंगे और आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन आज जो जीडीपी का अपना रेट है 6.4 से 6.8 तक बता रहे हैं लोग, लेकिन ग्रामीण भारत में बहुत दिक्कत है। मैं किसानों का नेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल सेक्टर से के वीक होने से और उसका एडवांटेज ये लेंगे तो हो सकता है सरकार सबके इंटरेस्ट अगर प्रोटेक्ट करती है तो ठीक है। लेकिन डायमंड ज्वेलर्स का इशू हो गया, एक्सपोर्टर का इशू हो गया, अब फार्मा सेक्टर ने बहुत बड़ा डोमिनेंस बना दिया है रॉ मटेरियल। अब समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए।